देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है। तो ये सब कुछ समझने का अवसर हमें पत्रकारिता से मिला। और नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। आज हम सिवान शहर के मालवीय नगर में मौजूद हैं और यहाँ एक विशेष अतिथि से आज हम लोग मिलेंगे। और अतिथि का बात आया तो मुख्य रूप से यह शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, चूँकि सर इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर इनका प्रोफेशन है। और इसके साथ साथ समाज को इन्होंने सिवान को आगे बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया है। और इन्होंने रिसर्च में, सिनेमा जगत में, इसके अलावा और भी विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा नाम और एक अच्छा जगह पर सिवान को पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं इनके बारे में हमको जानकारी मिली, बहुत बड़े बुद्धिजीवी, हम उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे। श्री कृष्णा कुमार सिंह जो कि आपके विजयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया सर के बारे में। और सर यहाँ मतलब प्रशासनिक आप कह लें, शिक्षा विभाग में कह लें, मतलब हर एक तरफ से सर जो भी योगदान सिवान के लिए दे सकते हैं वो दिए हैं। और आज हमको बहुत खुशी हो रही है और आज हम मतलब इस काबिल अपने आप को समझना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सर से मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमको जब मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं तो काफ़ी हमको अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं देरी हो गई हमको सपनों के सिवान के एपिसोड्स में, क्योंकि 39 एपिसोड तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर सर का अपने चैनल पर। धन्यवाद सुशांत जी। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यह तो बड़ा मुश्किल काम है जी अपने बारे में किसी को, क्योंकि समाज में जो काम कर रहा होता है उसका असेसमेंट समाज करता है। सही बात। हम खुद तो एक नौकरी करते हैं, जी जी खुद एक पत्रकार रहे हैं, आज भी हैं पीटीआई के पत्रकार। जी जी तो ये अलग अलग कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में लोग जानते हैं। जी सोशल वर्क की दृष्टि से जब आप पूछिएगा तो कुछ और बताएगा। नाम एक ही है, अनेक काम है, इसलिए अपनी पहचान और परिचय जो लोग जानते हैं वे जानते हैं और अच्छे तरह से जानते हैं। तो सर आज हमारे साथ अशोक प्रियंबर जी यहाँ पर जुड़े हैं और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज हम लोग बहुत अलग अलग पहलू पर बात करेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि सर जो ये आपका मतलब पत्रकारिता रहा और अभी शिक्षा में आप जुड़े हैं, तो मतलब पत्रकारिता और शिक्षा ये दो अलग अलग सेक्टर, और फिर आप मुख्य रूप से प्रोफेशन में हैं इस्लामिया कॉलेज में, तो पत्रकारिता अभी चल रही है या फिर वो कहाँ से, मतलब कितना संघर्षपूर्ण रहा दो काम एक साथ करना? निश्चित रूप से मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करता था जी 2009 तक जी और पीटीआई के लिए मैं अभी भी काम करता हूँ। जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों काम ऐसे हैं जो कुछ अर्थों में एक साथ किए जा सकते हैं और काम करने के कुछ नए आयाम मिलते हैं। समाज से जुड़ने का, समाज को समझने का, समाज में घट रही क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को नज़दीक से देखने का पत्रकारिता के माध्यम से एक अवसर मिलता है। कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो हो रहा है वह उसका दूरगामी प्रभाव समाज पर क्या होगा। तत्कालिक कारक भले अखबार में छप जाते हैं, लेकिन उसके बाद और उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ रहता है जिससे अखबार को मतलब नहीं रहता। कोई भी घटना, कोई भी बात अचानक नहीं हुआ करती। तो यह सब कुछ बहुत गहरे से समझने का अवसर पत्रकारिता के माध्यम से मिला। मिसलीड करने की प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं समाज में, गुमराह करने की प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं समाज में, यह सब भी पत्रकारिता में रहकर देखने का मिला। नेता हों, अलग अलग दल हों, उनकी अलग अलग प्रतिबद्धताएं और अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उनके भीतर टकराव के बिंदु क्या हैं, ऐसा नहीं है। समाज में जो टकराव पैदा होते हैं उस टकराव के जो प्रत्यक्ष कारण हम समझते हैं वही नहीं होता। उसके पीछे और भी बहुत छिपे कारण होते हैं जो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते। केस स्टडी करने के बाद वो वो जब उस तथ्य को और गहरे से आप पहुंचे हुए तब पता चलेगा कि नहीं नहीं जो हम जानते हैं वो तो बिल्कुल अलग बात है। जो नहीं जानते हैं सच वो है। बहुत केस में ऐसा होता है, आमतौर पर यही होता है। जी। तो
ये सारे आयाम है। समाज को समझना कोई आसान काम नहीं है। समाज की क्रिया प्रतिक्रिया को, घटनाक्रमों को ऊपरी तौर पर हम पढ़ लें समझ लें अलग बात है, लेकिन जो जातीय अंतर विभाजन है, जो धार्मिक अंतर विभाजन है, और दोनों अंतर विभाजनों से ऊपर है आर्थिक टकराव। आर्थिक टकराव जो संबंधों को भी तार तार कर देता है, हाँ, धर्म को भी तार तार कर देता है, जातीयता को भी तार तार कर देता है। तो ये सब ऊपरी प्रतिबद्धताएं। अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी है समाज को विचलित करने की, वो है आर्थिक विवाद उसी के लिए कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे तो 90% मामले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़े होते हैं। एक दूसरे के हित और अहित उसी में निहित होता है। ऊपरी तौर पर हम उसको धर्म में बदल देते हैं, जाति में बदल देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है। तो ये सब कुछ समझने का अवसर हमें पत्रकारिता से मिला। और शिक्षा को तो एक जो निहित प्रक्रिया है, सिलेबस है, पीजी तक पढ़ना है, पढ़ाना है, वह एक इंजॉयफुल काम है जिसको आदमी पूरे मनोयोग से करता है। और शिक्षा की एक बनी बनाई ढांचे में आदमी को फिट बैठना पड़ता है। तो सर ये कहीं ना कहीं मतलब केस स्टडी सर ने किया है दोनों क्षेत्र में, शिक्षा में और पत्रकारिता दोनों में, तभी इतना मतलब अंदर तक जाकर इतनी गहराई तक इन्होंने अपनी बातों को रखा। और ये अब इतनी आसानी से नहीं मिलता। आजकल आए दिन हम देखते हैं कि समाज में लोग एक कैमरा, एक फ़ोन और एक माइक लेकर निकल जाते हैं और वो शुरू कर देते हैं प्रश्न करना और उसका जवाब सरकार से और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बट केस स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप अगर पत्रकार हैं, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब चीज़ है। तो अब एक और चीज़ सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने, चूँकि पढ़ाई वक्त तो आपने अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो ये कहाँ से, मतलब ये प्रेरणा स्रोत क्या रहा ये काम शुरू करने का, एक साथ 2-2, 3-3, 4-4? असल बात यह है कि पिछले 2 दशकों से सिवान एक अलग तरह की परिस्थितियों में जी रहा था। जी। उन परिस्थितियों की जानकारी आमतौर पर सबको है। आरजेडी के शासन के दौर की वो अराजकता, साहबुद्दीन का उभार, माले का उभार, सोशल टेंशन, तरह तरह के ऐसे बिंदु जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं था। और इन सब गैर जरूरी कारणों से समाज में टकराव पैदा हो रहे थे। एक अजीब तरह का सोशल टेंशन शुरू हुआ था पिछले 1.5-2 दशक में। अपराधियों का जो प्रभुत्व समाज पर बढ़ गया था। हर समाज अपने भीतर से एक रॉबिन हुड पैदा करना चाहता था। कहीं साहबुद्दीन पैदा हो रहे हैं तो कहीं सतीश पांडे पैदा हो रहे हैं, कहीं प्रभुनाथ सिंह पैदा हो रहे हैं। हर कम्युनिटी अपने भीतर से एक ऐसे रॉबिन हुड को पैदा करना चाहती थी और इनके टकरावों पर उनके नाम से दबंगई हो। हाँ, और उनके आपराधिक कार्यों पर तालियां बजाना भर काम रह गया था। तो क्या समाज में अगर हमें लीडरशिप देनी है तो क्या ऐसे ही लोगों को लीडरशिप सौंप देनी चाहिए? तो ये टकराव समाज झेल रहा था और मिसलीड हो रहा था, जिन कारणों से आदमी को संघर्ष, समाज को बदलने की जो चेतना होनी चाहिए वो चेतना बिल्कुल पंगु और लाचार बन गई थी। ये सारी ताकतें बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी थी जो समाज में बदलाव की इच्छा आकांक्षा रखते थे। ये देखकर सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि पत्रकारिता वो माध्यम बन सकती है जिससे हम इन सब तथ्यों को बहुत गहरे से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और अपने स्तर पर प्रभावित, प्रेरित भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों ने वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया। यह अंतः और स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी परिस्थितियों के, क्योंकि परिवर्तनकामी चेतना तो सहज और स्वाभाविक रूप से आदमी के भीतर मौजूद थी और उसको ये सबसे एक बेहतर, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बेहतर रास्ता दिखा। इसलिए हमने उसको आगे बढ़कर सेवा करना जारी रखा, उसमें उतरना। तो ये कहीं ना कहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम है। और सिवान के लिए ये सिवान में उसके लिए काम करते हैं सर, और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और इतनी सारी जानकारी जो सिवान
को बहुत बखूबी तरह से जानते हैं, तभी इतनी सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आए दिन बहुत नए लोग आते हैं, तुरंत बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो केस स्टडी और गहराई तक जाना किसी भी मुद्दे पर ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम एक ही पक्ष को सुनकर और सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्ट, कमेंट, लाइक और शेयर ये सब देखकर हम निर्णय नहीं ले सकते क्या सही है क्या गलत है। आपको गहराई तक जाना होगा, आपको उसके जो बिंदु हैं जहाँ से शुरू हुआ ये काम वो चीज़ जानना होगा। अब चूंकि सर समय की भी काफ़ी पाबंदी है, तो बस एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि सिवान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिवान एक बेहतर शहर है जी, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जी, सिवान में जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक समृद्ध भूमि है जी, जहाँ सालों भर हम अपने लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन कर सकते हैं। सिवान के चेहरे में जो बदलाव आया है, इस बदलाव का सबसे बड़ा रिसोर्स है बाहर से आने वाला पैसा। तो वो समृद्धि जो देख रहे हैं जी, जी। उसका सबसे बड़ा सोर्स है बाहर से आने वाला पैसा। सही बात। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, पहले कलकत्ता जाते थे, मनी ऑर्डर भेजते थे। आज से 100 साल पहले वो यात्रा जो शुरू हुई सिवान से, सिवान में पहली बार 1878 में ट्रेन चलना शुरू हुआ। तब से लोग रंगून तक जाते थे, बर्मा तक जाते थे जीविका के लिए, आसाम तक जाते थे जीविका के लिए, कलकत्ता मुख्य केंद्र था। धीरे धीरे 80 के बाद से यह रूट बदल गया, पश्चिम की तरफ हो गया। अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और गुजरात की तरफ रूट हो गया। तो पलायन यहाँ की नियति है, क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1500 के आसपास है। सिवान के प्रति वर्ग किलोमीटर में 1500 लोग बसते हैं। इतने लोगों के भरण पोषण के लिए यहाँ उपयुक्त जगह जमीन नहीं है, इसलिए ये लाचारी है, व्यवस्था है। आप सोचिए कि 500 के आसपास पूरे देश के पॉपुलेशन डेंसिटी है, पूरे बिहार का 1000 के आसपास है और सिवान का पॉपुलेशन डेंसिटी 1500 है। भारत के लेवल पे देखें तो 3 गुना। तो इसलिए पलायन एक व्यवस्था है। बाहर से पैसे कमाते हैं, बाहर भेजते हैं, यहाँ बैठे लोग सिर्फ उसे कंज्यूम करते हैं। यह एक बेहतर कंज्यूमर मार्केट है, जहाँ पैसा भी बाहर से आता है और यहाँ बिकने वाले सारे सामान भी बाहर से बन जाते हैं। यहाँ बैठे लोग सिर्फ उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर मार्केट से अधिक इसकी कोई पहचान नहीं है। इसको प्रोडक्टिविटी में बदलना एक गंभीर चुनौती है, जिसके लिए बहुत कुछ बदलने के बाद संभव है, जो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा। वो सरकारी स्तर पर हो, गैर सरकारी स्तर पर हो, या बड़े बड़े उद्योगपतियों के इंटरेस्ट लेने से हो, ये बहुत सोच के बाद ये फैसला हो सकता है। लेकिन अभी कुछ बदलाव नहीं, बस यही कंज्यूमर मार्केट बना रहेगा। यहाँ के लोग मुकदमेबाज होते हैं। आज़ादी के समय आपको याद है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रत्येक 1000 आदमी पर एक मुकदमा होता इस जिले में। जी, आज प्रत्येक 100 आदमी पर एक मुकदमा सुनना पड़ेगा। आप सोचिए, पैसा भी बाहर से आया, सामान भी बाहर से आया, यहाँ बैठकर कंज्यूम करना है और मुकदमा लड़ना और अपनी ऊर्जा नॉन प्रोडक्टिव काम में खर्च करना। ये सबसे त्रासद स्थिति है सिवान की। कमोवेश पूरे बिहार की, उत्तर बिहार की ये स्थिति है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम सबको कुछ अलग सोचना है, ताकि सिवान में जो अक्सर हम देखते हैं सर, क्योंकि आप भी सिवान के ही हैं और कहीं ना कहीं यहीं पर रहकर अभी अपना पूरा ज़िंदगी गुजार लिए हैं, तो हम अक्सर देखते हैं बच्चों को जब 10th में, 11th में, 12th में, 9th में रहते हैं, पढ़ने का जब उम्र है तो हीरोबाजी करते हैं। सिंपल भाषा में बाइक लेकर निकलेंगे या फिर ऐसे, जब उम्र खत्म हो जाएगा तो फिर विदेश का वीज़ा बनवा के पासपोर्ट लेकर और निकल जाएंगे।
तो आपको सबक सीखना है, आपको बाहर जाकर अपने घर से 2 साल बाहर रहना है, 1 महीने के लिए छुट्टी में आना है, या फिर वैसा कुछ करना है अपने जिला में, ताकि वैसे 1000, 100, 10, 5, कम से कम 5 से भी शुरू करें, वैसे 5 लोग को हम नौकरी दें ताकि समृद्ध सिवान बने। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सर ने काफ़ी बारीकी से इस बात को बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे साथ जो ये बातें हुई समाज के ऊपर, ये काफ़ी बड़ी है और हम चाहेंगे कि सर आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही हम लोग को आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम लोग और बेहतर लोगों से इस बहुत सारे जो सिवान के चैलेंज है उस पर बात करें। तब तक के लिए सर धन्यवाद।